ओके हेलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये ग्रेड 10 के लिए रहेगा। तो ये सीबीएसई के साइड से ऑफ़र किए गए हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं की हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं उनका 1 बाय 1 डेली बेसिस पे हम चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर फर्स्ट रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से रीड कीजिए बच्चे, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो नहीं होता है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, बर्निंग ऑफ वॉट मीथेन। तो अगेन बर्निंग ऑफ मीथेन इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बर्निंग इज अ कॉम्बशन का एक एग्जाम्पल है, या कॉम्बिनेशन का हम एग्जाम्पल कह सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, यस दिस कैन बी सेड एज अ example of displacement reaction. When an acid reacts with a metal, it forms, it gives salt and releases hydrogen gas generally. तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कहता है रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट। नो, इट इज इनकरेक्ट। रिएक्टेंट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूँ, इसमें रिएक्टेंट मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, एसिड्स जनरली aqueous फॉर्म में होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी द रिएक्टेंट्स इन द सेम स्टेट। सेकंड क्वेश्चन, एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। नो, अगेन इट इज रॉन्ग। इट इज नॉट मैंडेटरी कि एनर्जी को सप्लाई ही किया जाए। समटाइम्स केमिकल रिएक्शंस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है, जिन्हें हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। सो यस, इट इज द राइट आंसर। देयर शुड बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। भाई मेटल्स के साथ में अगर हम किसी एसिड का कॉन्टैक्ट कराएंगे तभी तो एक केमिकल रिएक्शन होगी, ट्रू ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट एज इट इज द फॉर्मूला विच इज गिवन ओवर हेयर, PbNO3। लेड नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स, व्हेन सिंपली इट इज हीटेड, तो जब हीट कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है जी। एंड क्या फॉर्म कर रहा है ये, लेड ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। बच्चे बच्चे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके, लेड नाइट्रेट। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं लेड की वैलेंसी, तो लेड की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, Pb+2 होती है, ठीक है। एंड नाइट्रेट आयन, सो नाइट्रेट आयन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। एंड ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो 1 इस तरफ आता है, 2 इस तरफ आता है, देन इट फॉर्म्स PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बनाया, इन दोनों ने मिलके PbO, ओके, लेड ऑक्साइड बनाया। अगेन यू कैन सी लेड की वैलेंसी क्या होती है, Pb+2, ऑक्साइड्स की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो दो नीचे गया, इसके दो नीचे गया, क्या बन गया ये, Pb2O2, 2 से 2 कॉमन आ गया, फ्रंट में आ गया, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, PbO, ठीक है। तो इस तरह से ये PbO बना है, ठीक है जी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स बनाती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस के होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। नाउ आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट ऑफ PbO एंड this equation second and 4 respectively tells us, which of the following information does the coefficients of PbO and NO2 in the given equation second and fourth respectively tells us। तो देखिए क्या कह रहा है भाई, हमें गिवन है ना PbO, तो PbO जो है इसके अंदर जो फ्रंट में 2 है, ये क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, राइट। सो इन दिस इफ आई हैव रिटन PbO, दैट मीन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ PbO इज प्रेजेंट, 2 molecules of PbO is
प्रेजेंट। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको चीज़ यहीं पे डिस्कस करता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव रिटन CO2, ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस आई हैव रिटन 2, तो दैट मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर हियर नाउ? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आई कैन से 2 मोल्स, so simply 2 molecules of carbon dioxide आर प्रेजेंट। ओके, अच्छा मैं आपसे अगर ये कहूँ कि 1 CO2, 1 तो फ्रंट में चाहे लिखो चाहे निकलो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स थे? 1 एटम्स थे, 1 एटम वाज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। बात समझ पा रहे हो ना आप? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, अगर मैं कहता हूं आपके पास कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कितने एटम्स हो गए कार्बन के? 2 एटम्स ऑफ कार्बन, राइट, एंड हियर हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी देयर? 4 एटम्स, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ठीक है। एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं इसी चीज में। लेट्स सपोज आई हैव रिटन 3CO2, नाउ हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर हियर इन दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 3 एटम्स। बात को ध्यान से समझना बच्चे, 3 एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, ओके, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे? 3 2 जार 6, ये इसके साथ इनटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जार 6, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ओवर, ये चीज ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम अगर देखें तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ द 2 सब्सटेंसेस, ठीक है, क्लियर है बात भाई? पीवीओ के आगे 2 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, क्या दिखाता है? नंबर ऑफ मोल्स दिखाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, द डायग्राम बिलो शोज the setup in which electrolysis of water takes place. As you can see in the diagram, there is a setup which shows, there is a setup which shows hydrogen gas is to the cathode, oxygen gas is to the anode, right? There are the 2 test tubes, right? Direct current source has been supplied, okay, rubber stopper है, glass container है, वगैरह वगैरह। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है, sometimes the question can be framed in this form also, कि कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी, और कौन से इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये चीज में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम सब जानते हैं ना कि ऑक्सीजन कैसा एक आयन है, एनायन है, ऑक्साइड आयन एक ऑक्साइड आयन बनाता है ऑक्सीजन, राइट, एंड हाइड्रोजन जनरली कौन सा बनाता है? हाइड्राइड एंड पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, दैट मीन्स कैटायन बनाता है जनरली, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो नेगेटिव आयंस हैं, दैट इज एनायंस हैं, वो किसकी तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएंगे ना भाई। नेगेटिव आयंस पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है बैटरी का? पॉजिटिव टर्मिनल होता है हमारा एनोड, ओके, एंड दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से लिबरेट होनी चाहिए? हमारी एनोड पे लिबरेट होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ऑक्सीजन गैस कहाँ से लिबरेट हो रही है? एनोड से लिबरेट हो रही है। अच्छा यहाँ देखें वहीं अगर H प्लस कैटायंस बनाता है हाइड्रोजन गैस, राइट, तो H प्लस आयंस किसकी तरफ मूव करने चाहिए? दे शुड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, राइट। तो दैट मीन्स हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो किस पे रिलीज होनी चाहिए? कैथोड पे रिलीज होनी चाहिए। ये बेसिक चीज थी जो मुझे लग रहा था कि आपको शायद पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ से। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन हो रही है? तो सिंपली आप देख पा रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चे? H2O का। H2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसकी हेल्प से हो पा रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है। क्या हो रहा है? H2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होना चाहिए। आई होप आप ये चीज समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमसे एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमसे ये कह रहा है। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो क्या इसके अंदर भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यस इसके अंदर भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ट्यूब containing hydrogen is removed carefully from the apparatus. A light matchstick, एक मैचस्टिक को लाइट किया जाता है, जलाया जाता है, is brought near the mouth of this test tube. Then next कहता है क्वेश्चन, the gas burns with an explosive pop sound. Now write a balanced chemical equation for this reaction and indicate whether energy is absorbed or released. तो सबसे पहले आप सब ये चीज को समझिए, इस चीज को समझिए, आपकी रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है जैसे कि अभी जस्ट मैंने लिखा था, H2O है हमारे पास, उस पर हमने क्या किया, एनर्जी को सप्लाई किया, राइट। एनर्जी को सप्लाई करने से, एनर्जी को हमने जब सप्लाई किया तो इसने क्या किया, हीट एनर्जी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, we will say electrical energy, this reaction has absorbed, इलेक्ट्रिसिटी का एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड इसने क्या फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अच्छा इसकी बैलेंसिंग करके देखते हैं, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है बच्चे, 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, सॉरी आई मीन टू से रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, हियर 1 एटम इज प्रेजेंट, ओके just 1 second, yes. Now as we can see here, hydrogen atoms are 2, there are 2 hydrogen atoms, I'll write over here, hydrogen atoms are 2 and oxygen atoms are here on the reactant side is 1, but on the other hand product side में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बच्चे, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। वी हैव टू बैलेंस इट, कैसे बैलेंस होगा, फ्रंट में इसके 2 से इंटू कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, राइट ना, ऑक्सीजन तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो 2, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया है, जैसा कि हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया था, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स हो गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स कैसे होंगे, फ्रंट में 2 से इंटू करके प्रोडक्ट साइड में। तो ये रिएक्शन अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। हमें क्या कह रहा था, पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है, क्यों पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है, क्योंकि इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद कैसे साउंड के साथ, पॉप साउंड। आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, राइट। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच टर्मिनल और आई कैन से विच इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड will have maximum or higher gas released on which electrode, okay, so आपका आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज हो रही थी, क्वेश्चन में देखिएगा कैथोड के ऊपर, तो कैथोड गैस जो कैथोड होगी हमारी, वहां से ज्यादा बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस कराए हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन कहता है हमसे, लाई 8 identical iron blocks, 8 identical iron blocks are placed on the ground in 2 arrangements as this arrangement has given x and y as shown in the given below diagram. The block arrangements are kept moist by sprinkling water every few hours. Which of the arrangement is likely to gather more rust after 10 days and justify your answer? तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो रहा होगा, एक्स वाला या ज्यादा वाई वाला, कौन से वाले में ज्यादा जल्दी से रस्टिंग हो रही होगी, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर, देखिए
तो इस पर्टिकुलर के लिए हम ये कहेंगे अरेंजमेंट जो वाई है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अरेंजमेंट वाई के अंदर रस्टिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। जो वाई है ब्लॉक, उसके ऊपर रस्टिंग ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो वाई ब्लॉक है ये ज़्यादा एक्सपोजर में रहेगा मॉइस्चर के, ठीक है। इस वाई वाले केस में ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से ये हमारा वाई का एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा ज़्यादा रस्टिंग को शो करेगा, ठीक है, एयर के कॉन्टैक्ट में, राइट। तो बस इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का यही आंसर बनेगा हमारा। Likely to gather more rust after 10 days. Justify your answer because the Y is more into the exposure of the air or moisture. That's why it will give the higher tendency to get rust. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है हमसे, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस। इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? कैन डज नॉट रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस। सो क्वेश्चन कहता है Fe आयरन H2O लिक्विड स्टेट में Fe3O4 बना स्टेट व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इन द इक्वेशन बिफोर इक्वेशन अबाउ फॉर इट टू रिप्रेजेंट द करेक्ट रिएक्शन बिटवीन Fe एंड H2O। तो देखिए आयरन इज, वी ऑल नो आयरन इज लेस रिएक्टिव, है ना, it is not much reactive if this water is in steam, है ना। steam has, we all know steam has higher kinetic energy, ठीक है, steam की kinetic energy थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम इस वाटर को जो कि लिक्विड स्टेट में है इसको किस में कन्वर्ट कर दें? इसको हम कन्वर्ट कर दें स्टीम की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, तो ये जो रिएक्शन है वो काफ़ी क्विकली होने लग जाएगी एंड होपफुली द रिएक्शन भी हो पाएगी, अदरवाइज जो रिएक्शन है ये नहीं होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर बनना चाहिए। ओके आइए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी बच्चे इसमें गलती भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, एक Na2SO4 दिया गया है, एक कंपाउंड जो कि किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? कॉपर क्लोराइड के साथ, और दोनों ही कौन से स्टेट में है? एक्वस स्टेट में है। तो क्या ये रिएक्शन होगी? हमसे ये पूछ रहा है। सो द आंसर इज नो, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैं रीजन समझाता हूँ आपको कि क्यों रिएक्शन नहीं होगी, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे। देखो Na2 जो SO4 है, ये अगर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो नॉर्मल अगर आप करते, नॉर्मली अगर आप करते तो यहाँ पे क्या बनाते? NaCl बनाते, प्लस क्या बनाते साथ में? CuSO4 बनाते। अब देखा जाए तो ना तो ये पीपीटी बना रहा है, ठीक है जी, और ना ही इसमें ये पीपीटी बन रहा है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है, करेक्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें पीपीटी नहीं बन रहा। वो दोनों ही दोनों कैसे स्टेट में है? सॉल्युबल फॉर्म में है। NaCl भी डिसॉल्व हो जाएगा एंड कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो बीइंग डिसॉल्व्ड, ये भी सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो 5 कंडीशंस होती हैं कि पीपीटी बनना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, पीपीटी होना चाहिए, कोई गैस रिलीज होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली पीपीटी नहीं बन रहा है। मैं आपको छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ, एक बार कोशिश कर लीजिएगा समझने की, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैं रीजन समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सॉल्युबल होने के लिए अगर कोई भी एक कंपाउंड सॉल्युबल होगा वाटर में, है ना, दो डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, तो वो रिएक्शन स्टेबल नहीं होगी, उसमें आयंस की फॉर्म में ही, मिक्सचर की फॉर्म में रह जाएगा वो कंपाउंड। तो देखिए जैसे Li है, लिथियम आयन, जैसे कि सोडियम आयन Na प्लस आयन, जैसे कि पोटाशियम आयन K प्लस आयन, जैसे कि अमोनियम NH4 प्लस, जैसे कि नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, जैसे कि एसीटेट आयन CH3COO माइनस। अगर ये आयंस हैं, अगर दीज आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी? मतलब कंपाउंड क्या रहेगा? सॉल्युबल रहेगा। वहीं अगर इनसॉल्युबल, कब होगा? इनसॉल्युबल होगा अगर हमारे पास क्लोराइड आयन है, अगर हमारे पास ब्रोमाइड आयन है, अगर हमारे पास आयोडाइड आयन है, या फिर सल्फेट आयन है, ठीक है। अगर इनका किसके साथ प्रेजेंट है? कॉम्बिनेशन, अगर इनका प्रेजेंट है कॉम्बिनेशन किसके साथ? Ag के साथ में, या फिर
Pb+2 के साथ में या फिर Hg+2 के साथ में, तो ये कैसे बनाएंगे? इनसॉल्युबल। जैसे कि आपने सुना है AgCl कैसा कंपाउंड होता है? पीपीटी बनाता है। AgBr पीपीटी, PbCl2 पीपीटी बनाता है, ठीक है। वहीं SO4 के साथ में, सल्फेट के साथ में अगर Ba है, बेरियम आयन, Ba2+, ठीक है, तो जैसे कि आप सभी ने सुना है बेरियम सल्फेट पीपीटी बनाता है, ठीक है। जैसे कि लेड सल्फेट PbSO4, इसमें भी पीपीटी होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो जिनमें पीपीटी बनेगा वो रिएक्शंस इनसॉल्युबल होंगी, है ना, कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा और रिएक्शन होगी। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आंसर क्या होना चाहिए? नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। रीजन बीइंग, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों कंपाउंड्स बन रहे हैं वो क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे पानी में, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या याद रखिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा समवेयर ऑन द नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है रीड this question number 8. Dilip was comparing combinations reactions with decomposition reactions. Okay, which class of chemical substances may be the part of a decomposition reaction but not a product of a chemical reaction? So the answer is elements. Elements. इस 8th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एलिमेंट। एलिमेंट do not part not a product of a combination reaction. Next question, question number 9. Write the balanced chemical equation of any one reaction that cannot be classified as combination, decomposition, simple displacement और double displacement reaction. तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? हमारे पास मीथेन गैस होती है, अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की फॉर्म में कंसीडर करूं तो ये क्या बनेगा? CO2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर विल बी रिलीज्ड, राइट। जैसे कि मैं कहता हूँ CO2 प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा C6H12O6 प्लस O2। बैलेंसिंग कर लेंगे हम रिएक्शन की, राइट। तो ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें हम ना तो कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही हम इन्हें डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही हम इन्हें सिंपल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही हम इन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टीना फाइंड्स अ पेपर covered with a white substance in a chemistry lab. She keeps the paper near the window of the lab and comes back to pick it up after 5 hours to take it home. She noticed that the white substance had turned grey. Now the question is, which could be the most likely substance on the paper that Tina found? हाँ जी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म हुआ पेपर पर। शी कीप्स द पेपर नियर द विंडो ऑफ अ लैब एंड कम्स बैक टू पिक इट आफ्टर 5 hours. वट शी नोटिसेस इज कि जो पेपर है वो ग्रे कलर का हो चुका है। वट कुड बी द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस? सो द पेपर वॉज मेड अप ऑफ आइदर सिल्वर क्लोराइड AgCl या फिर पेपर वुड बी ऑफ AgBr. ओके, what substance changes from white to gray? And write the chemical equation. So for this the chemical equation would be AgCl will react with the sunlight. In the presence of sunlight it will show the photolytic decomposition and it will form Ag plus Cl2. For the balancing we'll multiply this with by 2 and here also with the 2. अगर हम consider कर रहे हैं AgBr को तो again in the presence of sunlight photolytic decomposition होगा and it will form Ag plus Br2. Again for the balancing we'll multiply this with by 2 and here also 2. So both the reactions we can consider. One application of this property of the substance seen in daily life. So we use black photocopy na, like black photography. So we can use this in the real life experiment. So I hope ये questions आपको समझ आए and मिलते हैं next video में। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया बट चीज़ें समझानी जरूरी थी। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।